नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में शिक्षक पद हेतु जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें हिंदी विषय के जो प्रश्न आए थे उन सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये वीडियो सीजी टेट की तैयारी करने वाले, शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले, साथ ही साथ सीजी व्यापम की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए उपयोगी है, क्योंकि सीजी व्यापम का जो पैटर्न है, चाहे वो शिक्षक भर्ती का हो, सीजी टेट का हो, चाहे अन्य भर्ती का हो, एक ही जैसे रहता है। एक ही प्रकार के जो प्रश्न का लेवल भी एक ही प्रकार का होता है। तो ये वीडियो जो है सभी के लिए उपयोगी है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, जिसका उत्तर पद प्रधान हो एवं प्रथम पद गौड़ हो खालिस्तान कहलाता है। विकल्प यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों, इस प्रश्न को जो है सीजी व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया था। विलोपित क्यों किया गया था? तो इसका दो कारण है। इसके कारण है कि इसमें ये दोनों ऑप्शन जो है इसके उत्तर हो सकते थे, क्योंकि आप देखेंगे कि तत्पुरुष समास का ही एक प्रकार व्यधिकरण तत्पुरुष समास है। ये जो परिभाषा दिया हुआ है ये किसका परिभाषा है? तो तत्पुरुष समास का परिभाषा है। तो जो तत्पुरुष समास का परिभाषा है वो उसके प्रकार में भी लागू होगा। इसलिए इस प्रश्न को जो है सीजी व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया है। एक्चुअल में इसका जो परिभाषा के हिसाब से इसका आंसर जो है बी है। ठीक है। एक्चुअल में व्यधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है? देखिए, तत्पुरुष समास का परिभाषा दिया हुआ है कि उत्तर पद प्रधान एवं प्रथम पद गौड़ होता है। ये जो है तत्पुरुष समास का परिभाषा है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल कि शोकाकुल। शोकाकुल क्या है? तत्पुरुष समास का एक उदाहरण है। शोक से आकुल। गृहागत, तो गृहागत भी जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। जैसे गृहागत मतलब गृह को आगत। इसी प्रकार से जो है गृह द्वार। ठीक है। तो गृह द्वार भी जो है तत्पुरुष समास के उदाहरण के साथ साथ किसका उदाहरण है? तो ये जो है गृह द्वार मतलब व्यधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है गृह द्वार। तत्पुरुष का तो है ही, तत्पुरुष के कौन से प्रकार? तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास का एक उदाहरण है गृह द्वार। व्यधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है? जो विभक्ति होता है, तत्पुरुष समास के विभक्ति के आधार पर अलग प्रकार में बांटे हैं। तो ये विभक्ति इसमें में या पर का जो है विभक्ति होता है, अधिकरण वाला विभक्ति जो है इसमें लगता है, तो उसको व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गृह द्वार, इसका जब हम समास विग्रह करें तो क्या होगा? गृह में स्थित द्वार। वनवासी, वनवासी, तो ये वनवासी भी क्या होगा? वनवासी मतलब वन में वासी, वन में वासी। ठीक है, वन में निवास करने वाला। तो ये जो है जिसमें में विभक्ति हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्यधिकरण तत्पुरुष समास। ये जो है तत्पुरुष समास का ही एक प्रकार है। तो इस प्रश्न का एक्चुअल में उत्तर बी होना चाहिए था, चूँकि लेकिन ये परिभाषा दोनों में लागू हो रहा है, इसलिए इस परिभाषा को जो है क्या कर दिया है, इस प्रश्न को जो है विलोपित कर दिया था। अव्ययी भाव समास क्या होता है? तो अव्ययी भाव समास होता है जिसका प्रथम पद जो है अव्यय होता है। जैसे उपर्युक्त, उपर्युक्त क्या है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास क्या है? तो कर्मधारय समास जो है जिसका प्रथम पद जो है विशेषण होता है और दूसरा पद जो है विशेष्य होता है। जैसे नीलकमल है ना, नीलकमल मतलब नीला है कमल। ठीक है। तो ये जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अस्थिरता के कारण कहीं का न रहना का भाव व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। देखिए, अस्थिरता के कारण कहीं का न रहना का भाव व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। ए, अंधा पीछे कुत्ता खाए। बी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। सी, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। और डी, ढाक के तीन पात। तो देखिए इसका उत्तर क्या है? देखिए, अस्थिरता के कारण कहीं का न रहना, तो कहीं का न रहना को कौन सा उसका लोकोक्ति क्या होता है? धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ये जो है हमारा सही विकल्प हो जाएगा। इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। यदि आप जो है मान लीजिए आप कोई नौकरी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी हो या गवर्नमेंट हो, और आप जो है आपका मन होता है बिजनेस करने का, और आप जो है बिजनेस करने के लिए आप जो है नौकरी को छोड़ देते हैं और आपका बिजनेस करने लगते हैं। आपका बिजनेस जो है अच्छे से नहीं चलता है, तब वहाँ पे जो स्थिति होगी वो क्या होगी? तो आप ना तो नौकरी में रहे और ना ही आपका बिजनेस अच्छे से चला। मतलब वहाँ पे यही स्थिति आएगी कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
निम्नलिखित प्रश्न में अनेकार्थी शब्द दिया गया है, एक अर्थ शब्द के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। देखिए यहाँ अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्द मतलब ऐसा शब्द जिसके अनेक अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, उसको अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। यहाँ एक अर्थ दिया हुआ है, हमको जो है विकल्प में से दूसरा अर्थ को खोजना है। यहाँ पे देखिए कौन सा दिए शब्द है, तो बेला एक फूल। बेला एक फूल होता है, ठीक है, एक अर्थ ये हो गया। दूसरा अर्थ क्या होगा, ए बलराम, बी बर्तन, सी सत्य, डी आकाश। तो देखिए बेला का दूसरा अर्थ यहाँ पे क्या होगा, तो बेला का दूसरा अर्थ होगा बर्तन। देखिए बेला का दूसरा अर्थ क्या होगा, बर्तन। बेला का और अर्थ क्या हो सकता है था, यहाँ पे ऑप्शन दूसरा भी हो सकता था। बेला का एक अर्थ जो है समय भी होता है ना। कौन से बेला, गोधूली बेला सुने होंगे आप शादी की कार्ड वगैरह में, ठीक है। तो बेला का एक अर्थ समय भी होता है, यहाँ पे बर्तन भी होता है, फूल भी है, ठीक है। देखिए शब्द एक ही है बेला, इसके कई अर्थ है, अनेक अर्थ हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अनेकार्थी शब्द बोलते हैं, ठीक है। तो बेला का एक अर्थ बर्तन भी होता है, एक अर्थ समय भी होता है, साथ ही साथ जो है बेला का एक और अर्थ जो है वक्ता भी होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। कर्णोद्धार इनमें से कौन सी संधि है, कर्णोद्धार इनमें से कौन सी संधि है। नीचे जो विकल्प दिया है उसमें से ए अयादि, बी दीर्घ, सी गुण और डी वृद्धि। तो आप देख रहे हैं कि कर्णोद्धार, ठीक है, जब कर्णोद्धार का हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद आता है कर्ण धन उद्धार, कर्ण धन उद्धार। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखिए अ और उ मिलके क्या बन रहा है, ओ बन रहा है। अ और उ मिलके क्या बन रहा है, ओ बन रहा है। तो इस प्रकार से जब अ और उ मिलके ओ बनता है तो ये हो जाता है हमारा कौन सा संधि हो जाता है, तो ये हो जाता है गुण संधि हो जाता है, ठीक है। गुण संधि के आप परिभाषा को जानते होंगे। यदि अ या आ के बाद, देखिए ध्यान से समझिए, यदि अ या आ के बाद ई आए या बड़े ई आए, ऊ या बड़े ऊ या फिर री आए, तो क्या हो जाता है, इसका जो है ई या ई आने से उसका ए हो जाता है, ऊ या ऊ आने से ओ हो जाता है, और री आने से उसका जो है अर में बदल जाता है। तो ये होता है हमारा गुण स्वर संधि, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओ में बदला है, अ प्लस ऊ जो है किस में बदला है, ओ में बदला है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो है गुण स्वर संधि हो जाएगा। इसी प्रकार से और उदाहरण हो सकते हैं, चंद्रोदय, चंद्रधन उदय, जीर्णोद्धार, जीर्णधन उद्धार, ठीक है। तो ये सब जो है गुण स्वर संधि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, देखिए लाघव चिन्ह निम्न में से कौन सा है। यहाँ पे हमको लाघव चिन्ह को देखना है, विकल्प दिया हुआ है। तो देखिए लाघव चिन्ह क्या होता है, तो लाघव चिन्ह मतलब लघु चिन्ह, या कोई जो शब्द है उसको संक्षिप्त रूप में, लघु रूप में लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं लाघव चिन्ह। जैसे कि आप मान लीजिए शाला का नाम लिखते हैं, तो प्राथमिक शाला लिखने के लिए प्राथमिक के बाद आप क्या डाल देते हैं, इस प्रकार से एक छोटा सा जीरो के जैसे चिन्ह डाल देते हैं। तो यही चिन्ह क्या हो जाता है, देखिए ये प्राथमिक लिखा गया, माध्यमिक लिखना है तो माँ लिख दिए और फिर छोटा सा ये चिन्ह लगा देते हैं। तो यही चिन्ह क्या कहलाता है, हमारा लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे कि और एग्जाम्पल है, मान ली उत्तर प्रदेश लिखना है आपको, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश ऊ लिख दिए और ये चिन्ह लगा दिए, फिर प्र लिख दिए, चिन्ह लगा दिए। मध्य प्रदेश लिखना है, माँ लिख दिए, चिन्ह लगा दिए, प्र लिख दिए, चिन्ह लगा दिए। छत्तीसगढ़ लिखना है, छ के बाद, तो ये जो चिन्ह है इसी को बोलते हैं, देखिए शब्द को वो संक्षिप्त रूप में लिख रहे हैं, तो ये चिन्ह क्या कहलाता है, लाघव चिन्ह कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, उपसर्ग की विशेषताएं होती है, ए 2, बी 3, सी 5 और डी 4। तो देखिए उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग जो है उस शब्दांश या अवयव को कहते हैं
शब्द भी हो सकता, शब्द का अंश हो सकता है या फिर अव्यय हो सकता है, जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। मान लीजिए किसी शब्द के पहले में जुड़ जाता है कोई शब्दांश या अव्यय, और जो है उसके आधार पर वो कुछ अलग अर्थ प्रकट करता है, विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो ऐसे शब्द जो किसी अन्य शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? उपसर्ग बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण है बल, बल में आप प्र जोड़ दिए तो क्या बन गया? प्रबल, है ना। और इसी प्रकार से यश, यश में आप अप जोड़ दिए तो क्या हो गया? अपयश, जस्ट, ठीक है। उसी प्रकार से परिभ्रमण, परिधन, भ्रमण, भ्रमण में आप परि जोड़ दिए, है ना। क्रम, क्रम, परिक्रम, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है सामने जो है मरण, आमरण, ठीक है। तो इस प्रकार जब सामने में कोई शब्दांश या अव्यय जुड़ के जो है कुछ विशेष अर्थ में जो शब्द रहता है उसको बदल देता है, उसको बोलते हैं उपसर्ग। यहाँ पे हम देखें कि उपसर्ग में जो है इन्हीं एग्जाम्पल से देखें तो उपसर्ग लगाने से जो है 3 चीज़ें होती है, ठीक है। या तो शब्द के अर्थ में नई विशेषता जुड़ जाता है, शब्द के अर्थ में नई विशेषता, जैसे बल, बल में प्रबल जोड़ दिए तो क्या बन गया? प्रबल, दृढ़, जिसका अर्थ दृढ़, ठीक है। तो शब्द के अर्थ में पहला क्या होता है कि नई विशेषता आ जाता है। तो ये उपसर्ग की एक विशेषता है कि उपसर्ग जुड़ने से शब्द के अर्थ में नई विशेषता आ जाना, ये एक विशेषता हो गई। यहाँ पे कितनी विशेषताएं पूछा है? तो एक विशेषता ये हो गया कि अर्थ में नई विशेषता आ जाना। दूसरा कि हम देख रहे थे कि यश, यश में आप जोड़ दिए अपयश, तो यहाँ पे क्या हुआ? देखिए यश, है ना, और अपयश, तो यश का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? अपयश, है ना। अच्छा काम किए करोगे तो यश मिलेगा और उसका उल्टा जस्ट अपयश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? दूसरा विशेषता इसका हो जाएगा कि उपसर्ग के जुड़ने से जो शब्द का अर्थ है वो उल्टा भी हो जाता है। तो हमको मिल गया 2 जो है विशेषता मिल गया। अब हम देखते हैं कि तीसरा, कि शब्द के अर्थ में कोई खास बदलाव नहीं होके जो अर्थ है होता है उसी के इर्द गिर्द आसपास जो है अर्थ प्रदान करता है। जैसे कि भ्रमण, भ्रमण का जो है आप परिभ्रमण, भ्रमण मतलब घूमना, परिभ्रमण मतलब चारों ओर घूमना। तो ये जो है इसमें कुछ खास परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जो मूल शब्द है उसी के आसपास ही अर्थ प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार से जो है उपसर्ग के 3 अर्थ जो है हमारे होते हैं। उपसर्ग की 3 विशेषता हो जाती है। पहला कि नई विशेषता, अर्थ में नई विशेषता का शामिल हो जाना या फिर अर्थ उल्टा होना, और तीसरा जो है कि जो मूल शब्द है उसी के इर्द गिर्द आसपास के जो है अर्थ प्रदान करना। ये जो है 3 जो है विशेषता उपसर्ग की होती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3, बी 3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश हेतु शब्द होगा जो प्रमाण से सिद्ध न हो। अब ये वाक्यांश है, इसके लिए कौन सा शब्द होगा? ए अपरिमेय, बी अप्रमेय, सी अवाची और डी आद्योपांत। तो देखिए जो प्रमाण से सिद्ध न हो, ठीक है, प्रमाण से सिद्ध होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जैसे गणित में पढ़ते हैं क्या बोलते हैं? प्रमेय। और न हो लिखा है तो क्या हो जाएगा? अप्रमेय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अप्रमेय। अब हम अपरिमेय के लिए भी देख लेते हैं कि अपरिमेय जिसकी नाप तौल न हो सके उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय। याद रखिएगा, जिसकी नाप तौल न हो सके उसको अपरिमेय। इसी प्रकार अवाची, अवाची उत्तर के सामने की दिशा को क्या बोलते हैं? अवाची बोलते हैं। उत्तर के सामने की दिशा को क्या बोलते हैं? अवाची बोलते हैं। आद्योपांत, आद्योपांत का जो आपको प्रश्न आ सकता है कि आदि से अंत तक के लिए कौन सा जो है शब्द होगा? एक शब्द, तो आदि से अंत के लिए होता है आद्योपांत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? देखिए हनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? विकल्प हमारे पास दिया हुआ है।
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, बी कालवाचक क्रिया विशेषण, सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, डी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए हनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है, तो तेज है, देखिए यहाँ तेज दौड़ती है, तो दौड़ने की विशेषता जो है बता रहा है, तो ये कौन सा क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो है किस प्रकार से दौड़ती है उसको बता रहा है, तो मतलब ये एक तरीका या विधि को बता रहा है। तरीका या विधि को जब बताते हैं तो ये कौन सा क्रिया विशेषण का उदाहरण होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का ये उदाहरण होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे अन्य उदाहरण में भी देख सकते हैं कि कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो कछुआ किस प्रकार से चलता है, तो धीरे धीरे चलता है, धीरे उसका तरीका है, चलने का तरीका कैसे है, धीरे। इसी प्रकार यहाँ पे दौड़ने का तरीका क्या है, तेज दौड़ना। ठीक है, तो ये जो है रीति या विधि को जो बताता है, तरीके को बताता है, वो होता है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ है कंठ का हार होना। देखिए कंठ का हार होना मुहावरे का क्या अर्थ है, ए धनवान होना, बी घमंडी होना, सी बहुत अधिक प्रिय होना, डी सुंदर होना। तो देखिए कंठ का हार होना का जो है अर्थ क्या है, बहुत अधिक प्रिय होना। भाई कंठ का हार जो है लोगों को बहुत अधिक प्रिय होता है ना, तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, उत्तर जो है बहुत अधिक प्रिय होना जो है इस मुहावरे का अर्थ है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कल्पांत कौन सी संधि है, ए व्यंजन संधि, बी स्वर संधि, सी वृद्धि स्वर संधि और डी यट स्वर संधि। तो देखिए कल्पांत का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो पाते हैं कि कल्प धन अंत मिल के बन रहा है कल्पांत। अब यहाँ पे देखिए अधन अ मिल के क्या बन रहा है, तो आ बन रहा है, अधन अ मिल के क्या बन रहा है, आ बन रहा है। तो जब अधन अ मिल के आ बन रहा है मतलब क्या हो रहा है कि दो लघु या ह्रस्व स्वर जो है मिलके दीर्घ स्वर में बदल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा संधि होगा, तो देखिए व्यंजन संधि तो है नहीं, यट स्वर संधि भी नहीं है, वृद्धि स्वर संधि भी नहीं है, ये कौन सा है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दीर्घ नहीं दिया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा स्वर संधि जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों जो है आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 10 प्रश्नों को जो है देखा है। बचे हुए 15 प्रश्न जो है दूसरे वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। आप छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो चाहे CG टेट की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये चैनल जो है बहुत यूजफुल होने वाला है भविष्य में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।